Hello students, today we'll discuss about food web and flow of energy यानी खाद्य जाल एवं ऊर्जा का प्रभाव। पिछली वीडियो में आपने खाद्य श्रृंखला का अध्ययन किया। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर पर निर्भर हुआ करता है और खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 पदों की हो सकती है, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% नियम के अनुसार होता है, अर्थात 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। केवल 10% ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है। ठीक है, इस वजह से खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 पदों तक हो सकती है। जो पोषण स्तर होते हैं खाद्य श्रृंखला में, हमने देखा कि पोषण स्तर में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं किसी विशिष्ट जीव पर ही आश्रित रहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, आपने चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया, चारण खाद्य श्रृंखला को पढ़ा, उसमें चूहे वनस्पतियों पर आश्रित थे, केवल चूहे खा रहे थे। चूहे पर सर्प आश्रित था, सर्प पर बाज आश्रित थी। परंतु यदि देखा जाए तो वास्तव में ऐसा नहीं होता। देखा जाता है कि जो वनस्पतियां होती हैं वो वनस्पतियां कई प्रकार की होती हैं, जिनको कई प्रकार के प्राथमिक उपभोक्ता खा सकते हैं। जैसे चूहे भी खा सकते हैं, खरगोश भी खा सकते हैं। यानी कि किसी एक शाकाहार को, शाकाहारी जंतु जो होते हैं विभिन्न प्रकार के शाकाहार को कर सकते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं विभिन्न प्रकार के शाकाहार को कर सकते हैं। या फिर कहा जाए कि जो वनस्पतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हो सकती हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए भोजन के रूप में काम कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जंतुओं पर भी आश्रित रह सकते हैं, या मांसाहारी जंतु का भी शिकार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एक जीव पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, इस तरह से मांसाहारी को भी खा सकता है, जिससे हम सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि उनकी डिपेंडेंसी जो है किसी एक पर निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात उनका एक रैखिक क्रम नहीं पाया जाता। तो रैखिक क्रम नहीं पाया जाता है तो जो विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर होते हैं वे पोषक स्तर एक जटिल संरचना बनाते हुए या जाल बनाते हुए पाए जाते हैं। उस जटिल संरचना को हम खाद्य जाल कहते हैं। अर्थात जो खाद्य श्रृंखला रैखिक रूप में पाई जाती है वो रैखिक रूप में ना पा करके एक जटिल संरचना जालसा बनाते हुए पाई जाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे खाद्य जाल में प्लांट्स के बैक्टीरिया खा सकते हैं, इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, वर्म्स भी खा सकती हैं, बीज भी खा सकते हैं। बीज एक पक्षी है, यानी कि इस पर डिपेंड कितने जानवर हो गए। और चारण जो खाद्य श्रृंखला देखी इसमें केवल एक ही चीज को दर्शाया गया था, बल्कि इस प्लांट्स में बहुत सारे जीव आ सकते हैं और इन सब चीज को बैक्टीरिया को एल्गी भी खा सकते हैं, एल्गी को प्रोटोजोआ खा सकता है। मतलब आपस में एक गुथी हुई संरचना प्राप्त हो रही है, जालिकाबद्ध संरचना प्राप्त हो रही है। जो पोषक स्तर हैं उन पोषक स्तरों की गुथी हुई संरचना प्राप्त हो रही है, उस चीज को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। जिसमें ये चित्र दिखाया गया है जो एक गुथी हुई संरचना को प्रदर्शित करता है, जो क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह। अब ऊर्जा प्रवाह से हमारा क्या तात्पर्य है? ऊर्जा प्रवाह का मतलब यह है कि जो वनस्पतियां हैं या उपभोक्ता हैं उनमें ऊर्जा किस रूप में प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है, कहां से मिलती है उनको। तो देखा जाए जो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा का एकमात्र जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो सूर्य होता है।
ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा फोटोन ऊर्जा कहलाती है, जिसको जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। जो वनस्पतियां होती हैं वे वनस्पतियां सीधे ही फोटोन ऊर्जा को, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उस सूर्य की ऊर्जा को प्रत्यक्ष से ग्रहण करती है, जबकि जो अन्य जीवधारी हैं वे जीव वनस्पतियों द्वारा बांधी गई जो ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो पृथ्वी पर विकिरणों के रूप में आती है। ठीक है, विकिरणों के रूप में आती है। तो हम बात करें कि एक निश्चित समय में, एक इकाई समय में, एक इकाई क्षेत्रफल पर, एक इकाई समय में, एक इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य से आने वाली विकिरणों के रूप में ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। एक इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में सूर्य से आने वाली विकिरणों की ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 1.945 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। यानी कि प्रति मिनट 1.945 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण आती है। जो सूर्य से आने वाली विकिरणें होती हैं जिनकी ऊर्जा 100% होती है, तो वो सूर्य से आते आते 34% सूर्य से आती है, तो 34% जो ऊर्जा होती है वो रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है, यानी कि परावर्तित कर जाती है पृथ्वी से, जिसको हम क्या कहते हैं, जो पृथ्वी से परावर्तित कर दी जाती है उस ऊर्जा को एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो। ठीक है। 19% ऊर्जा जो होती है वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो ये ऊर्जा होती है लघु तरंग दैर्घ्य और बृहद तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है, यानी बड़ी तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है। तो जो 19% ऊर्जा जो होती है वातावरण द्वारा अवशोषित की जा रही है, वातावरण में बादल है इत्यादि संरचनाएं हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसमें से वातावरण द्वारा छोटी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को तो अवशोषित नहीं किया जाता है, जबकि बड़ी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि 4 से 80 माइक्रोन की तरंग दैर्घ्य होती है। 4 से 80 माइक्रोन की तरंग दैर्घ्य को वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये कैसी हैं, बड़ी तरंग दैर्घ्य हैं, और इनसे कम तरंग दैर्घ्य की जो विकिरणें होती हैं उनको अवशोषित नहीं किया जाता है। ठीक है। जबकि 47% जो विकिरणें होती हैं वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं। इस 47% विकिरणों में से केवल 8% पादप प्रकाश संश्लेषण के रूप में उपयोग करते हैं। उस 8% का भी 10 से 15% भाग परावर्तित हो जाता है, 5% पारगमित हो जाता है, और शेष बचा 80 से 85% अवशोषित कर लिया जाता है पादपों द्वारा। जो 80 से 85% अवशोषित होता है उसका अधिकतम 5% उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है, जिसके लिए जो 5% है उसके लिए ऊर्जा का मान 0.40 माइक्रोमीटर से 0.51 माइक्रोमीटर तक होता है। जो अवशोषित ऊर्जा है उसका 0.40 से 0.51 माइक्रोन होता है ऊर्जा का मान। यदि इससे कम ऊर्जा होती है तो वो पादपों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। यदि ऊर्जा का मान 0.28 है तो उस ऊर्जा में पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए 0.40 से 0.51 माइक्रोमीटर की ऊर्जा
वनस्पतियों के लिए प्रकाश संश्लेषण हेतु उपयोगी होती है, जो पौधों द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का केवल 5% होती है। ठीक है। अब जो वातावरण द्वारा 4 से 80 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जा रहा था, उनमें से जो 8 से 10 माइक्रोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का जो क्षेत्र होता है वो पारदर्शी क्षेत्र होता है। कैसा होता है? पारदर्शी क्षेत्र होता है। उस पारदर्शी क्षेत्र को एटमॉस्फेरिक विंडो क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं, जिसमें उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। यानी कि यह दूर संवेदी क्षेत्र कहलाता है। जो 8 से 10 माइक्रोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र होता है वो दूर संवेदी क्षेत्र कहलाता है, या इसको एटमॉस्फेरिक विंडो भी कहते हैं, जिसमें उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। ये उपग्रह जो पृथ्वी से किरणें परावर्तित होती हैं, ऊर्जा की विकिरणें परावर्तित होती हैं, उन परावर्तित विकिरणों के आधार पर चित्र बनाता है, यानी कि पैसिव रिमोट सेंसिंग के द्वारा अपनी प्रक्रिया करता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उस ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वह ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पादपों से कहा जाए कि पादपों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो सौर विकिरण पादपों में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वह ऊर्जा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पादपों में ऊर्जा निर्मित होती है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, जो कि टोटल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन फिक्सेशन को दर्शाती है। अब यदि हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखें, तो यह ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन के बराबर होती है। आरए का मतलब ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन, यानी कि स्वपोषी जंतुओं में श्वसन के बराबर होती है। और यदि ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन जो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है। यदि इसी को जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसको पारितंत्र के संदर्भ में देखें, तो पारितंत्र के संदर्भ में ये बन जाएगा एनईपी, नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, शुद्ध पारितंत्र उत्पादकता। पारितंत्र में कितनी उत्पादकता हो रही है? तो शुद्ध पारितंत्र उत्पादकता यानी कि एनईपी, नेट एनवायरमेंटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीपीपी और आरई के बराबर होती है। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त हो रही है, और ये आरई का मतलब है इकोसिस्टम रेस्पिरेशन, यानी पारितंत्र में कितना श्वसन की क्रिया हो रही है, कितनी ऑक्सीजन है, उन दोनों अंतर के बराबर होती है शुद्ध पारितंत्र उत्पादकता, जिसका मान स्थल पर 2 से 3.5 ग्राम SQM पर डे होता है, और ताल में जो जल होता है, समुद्र जो तालाब वगैरह होते हैं, उसमें 5 से 10 स्क्वायर पर डे होता है, ग्राम स्क्वायर पर डे होता है, और एकदम 50 हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वनस्पतियों में सूर्य से ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उन वनस्पतियों से उपभोक्ताओं में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो प्रत्येक पोषक स्तर होता है, उस प्रत्येक पोषक स्तर से, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% होता है, अर्थात 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो इस तरह से जो केवल एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे 10% का नियम कहते हैं। तो मान लीजिए
जैसे वनस्पति में 100% ऊर्जा है, वनस्पति में 100% ऊर्जा है, जिसको चूहे ने खाया, चूहे में केवल कितनी जाएगी? 10% जाएगी। 100% थी, 10% रही, केवल 10% रहेगी, 90% का ह्रास हो गया। चूहे को किसने खाया? सर्प ने खाया, सर्प में कितनी गई? 0.1% ऊर्जा गई, क्योंकि 10% जाती है, केवल 90% का ह्रास हो जाता है। और सर्प को किसने खाया? बाज ने खाया, और बाज में केवल 0.01% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।